बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 16 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और वो इम्पॉर्टेंट स्टोरी भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा जिसके हवाले से लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हो रही थी। वो स्टोरी मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप के हवाले से भी है, यानी कि अज़रबैजान। आपको मालूम है कि अज़रबैजान के अंदर कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी मेजर डेवलपमेंट हो तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर ना सिर्फ ईरान पर बल्कि रशिया पर भी पड़ता है। बहुत कुछ हो रहा है अज़रबैजान के अंदर, बहुत कुछ हो रहा है। कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्या इनके मंसूबे हैं और उन मंसूबों पर रशिया का और ईरान का क्या रद्द अमल है, और अगर ये मंसूबे इम्प्लीमेंट हुए इस रिएक्शन के बावजूद तो ये रद्द अमल रशिया और ईरान का, ये मैं आपको बता दूं कि एक जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि गजा की पट्टी के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और इन सहूनी फ़ौजों की जानिब से अहकामात क्या सामने आए। सहूनी फ़ौजियों ने अहकामात जारी किए कि नॉर्दर्न गजा को खाली करके जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं वो राफा वाली साइड पर चले जाएं। अब ये कितनी मरतबा ये जो सहूनी हैं इनकी जानिब से ये अहकामात दर्जनों मरतबा जारी किए जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 अक्टूबर 2025 आने वाला है, 2-3 महीने रह गए हैं और कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इनकी जानिब से बमबारी और बर्बरियत रुकी हो या फिर इनकी जानिब से जो इवैक्यूएशन के अहकामात जारी किए जाते हैं ये डेली बेसिस पर जारी किए जाते हैं। आप खुद सोच कर देखेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बदमज़गी हुई थी, अभी ये ऑल आउट वॉर की शक्ल इसने इख्तियार नहीं की थी। उससे पहले ही नरेंद्र मोदी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, लेकिन आप वो जो 2-4 दिन थे उसमें आपकी जो कंडीशन थी कि कब हमला होगा, कोई ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगी। हालांकि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की आर्मी भी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के अवाम को ये कॉन्फिडेंस भी है कि भारत का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान जो है वो बासानी अपडेट कर सकता है। पहले भी इस तरह से भारत का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, चाय शाय पिलाकर उन्हें वापस भेजा गया। फिर भी ये जो जंग होती है, ये जो बमबारी होती है तो इसका साइकोलॉजिकल असर भी होता है। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह की सूरत हाल गजा के अंदर है कि यहाँ पर मुट्ठी भर मुजाहिदीन हैं और मासूम फ़लस्तीनी हैं लाखों, उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो छोड़ दें, उनके पास तो लड़ाका तैयारे भी नहीं हैं, मॉडर्न जो वेपन है वो भी नहीं है। और सामने जो इसराइल है उसके पास F-35 लेवल के तैयारे और अमेरिका लेवल का इत्तेहादी इसराइल के पास है और तकरीबन 2 साल होने को हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये बमबारी, ये बर्बरियत जो है वो गजा की पट्टी के अंदर रुकी हो। इनकी जानिब से नॉर्दर्न गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को कहा गया कि राफा चले जाओ। राफा क्या रखा हुआ है? राफा मैं आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटेरियन सिटी इनका बनाने का मंसूबा है, जिस पर जो नेतन्याहू की अपोजिशन है, जो याइर लपीड है, जो कनेसेट है, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि पैसे का ज़या है। ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी क्यों बनाया जा रहा है राफा के अंदर? आपको मालूम है कि ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने का मकसद क्या है। अब ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाएंगे, वहाँ पर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को धकेलेंगे और फिर इनकी कोशिश ये होगी कि ह्यूमैनिटेरियन सिटी से भी इनको धकेल कर इजिप्ट में इनको धक्का दे दें, जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का मंसूबा है। और इन्होंने इस जंग के, इस नस्ल कुशी के स्टार्टिंग डेज में इनकी जानिब से बयान सामने आया था कि लीव और डाई, या तो चले जाओ या फिर राफा के अंदर, इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी के अंदर। मैं एक एनालिस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था और उसने बड़ी सख्त बात की। उसने कहा ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी नहीं है बल्कि ये इज्तमाई कब्र है जिसमें गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को दफन करने का मंसूबा इन सहूनियों ने अमेरिका के साथ मिलकर बना लिया है। और मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये एक दूसरे की कब्रें खोद रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने से इन्हें फुर्सत नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने से इन्हें फुर्सत नहीं है, एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर जाहिर करने से इन्हें फुर्सत नहीं है। शाम के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है कि द्रूज कम्युनिटी और जो सीरिया की फोर्सेस हैं, अहमद अल-शर्रा की जो फोर्सेस हैं, उनके दरमियान फिर से लड़ाई छिड़ गई। 200 से ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे को 60 के करीब जो HTS के फाइटर्स हैं, जो सीरिया की गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं,
60 के करीब कहा जा रहा है कि उनको निशाना बनाया गया, और बाकी जो है 200 से ज़ायद यहाँ पर हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। द्रूज़ कम्युनिटी के जो फाइटर्स हैं वो असलहे के साथ निकल आए और उन्होंने शाम की जो फोर्सेस हैं उनका मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया। इनके किसी रिलीजियस लीडर का ऑर्डर सामने आया था कि सीरिया की फोर्सेस हमारे जो सदरन शहर है शाम के अंदर वहाँ दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, तो इनको मारो। और यहाँ पर इतनी लड़ाई हुई कि ये जो द्रूज़ कम्युनिटी के सरबराह हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, इनकी जानिब से नेतन्याहू को मदद के लिए इसने बुलाया कि आप हमारी मदद करें, आप तैयारे भेजें और आप हमें अहमद अल-शर्रा से, इस दहशतगर्द से हमें बचाएं। यानी कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मदद किससे मांग रहे हैं? इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से। और इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मदद करने के लिए पहुंच गया। जाहिर है कि इसको और क्या चाहिए, इसको इस तरह की डिवीज़न चाहिए, इस तरह की लड़ाई चाहिए, इस तरह की तकसीम चाहिए, और ये ठेकेदार बनकर वहां पर पहुंच गया कि मैं तो द्रूज़ कम्युनिटी को बचाने के लिए आया हूं, ये लो बमबारी। शाम के अंदर इसने बमबारी की। और मैं आपको बता दूं कि जो अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस हैं उसके दर्जनों अहलकारों को इसराइली तैयारों की जानिब से इसी शहर के अतराफ टारगेट किया गया, जो द्रूज़ कम्युनिटी का शहर है। यहाँ पर द्रूज़ कम्युनिटी की मेजॉरिटी है और यहाँ पर अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस जा रही थी, व्हीकल्स में सवार होकर जा रही थी, और उन व्हीकल्स को नेतन्याहू के तैयारों की जानिब से टारगेट किया गया। फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आ गया और अमेरिका ने ये लड़ाई जो है इसको रोक दिया है। लेकिन इसराइल की जानिब से वार्न किया गया है, जो शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा हैं उनको एक तो ये कहा कि अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, हमारी जानिब से तुम्हें टारगेट किया जाएगा। अब कौन मीडिएशन कर रहा है? द्रूज़ कम्युनिटी और इसराइल के दरमियान मीडिएशन कौन कर रहा है? अमेरिका मीडिएशन कर रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान मीडिएशन कौन कर रहा है? अमेरिका मीडिएशन कर रहा है। और एक और मुल्क के दरमियान जो मीडिएशन है वो कौन कर रहा है? अमेरिका मीडिएशन कर रहा है। लबनान के अंदर बहुत ज़्यादा बमबारी इसराइल की रिपोर्ट हुई है, और ये सदरन लबनान की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि डीप इनसाइड लबनान जो सहूनी तैयारे हैं उन्होंने बमबारी की है। यहाँ पर भी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, यहाँ पर भी मासूमों की जान ली गई है सहूनियों की जानिब से। तो हिजबुल्लाह का बयान सामने आया, और काफ़ी अरसे के बाद ये जो सख्त बयान है ये हिजबुल्लाह की जानिब से सामने आया। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल जो नईम कासिम हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया कि इसराइल अगर अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हिजबुल्लाह को जो है वो फिर से जंग का आगाज़ करना पड़ेगा इसराइल के ख़िलाफ़। और अमेरिका को मुखातिब करते हुए जो हिजबुल्लाह के तर्जमान हैं उनकी जानिब से अमेरिका को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि देख लो इसराइल की हरकतें कि जंग बंदी के बावजूद ये बमबारी कर रहा है लबनान के अंदर। अब ये अमेरिका क्या इसराइल की हरकतें देखेगा? अमेरिका इसराइल को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिका के तैयारे हैं जो कि बैरूत की फ़िज़ाओं के ऊपर महवे परवाज़ हैं। तो अमेरिका को क्यों आवाज़ लगाई जाती है मुसलमानों की जानिब से? शाम की सरबराह ने भी यही कहा कि जी अमेरिका देख लो, इसराइल को समझाओ। लबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से भी यही बयान सामने आ रहा है कि अमेरिका देख लो, इसको समझाओ। जो इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, अब अमेरिका में आपको बता दूं कि अमेरिका समझा रहा है, लेकिन ये नहीं समझा रहा जो मुसलमान ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा जो कर रहे हैं वो अमेरिका की जानिब से नहीं समझाया जा रहा, बल्कि अमेरिका ये समझा रहा है मुसलमानों को कि ईरान तुम्हारा दुश्मन है और तुम एक दूसरे से लड़ते रहो। तुम अपने कंट्रीज़ के अंदर जो फ़िरका वाराना किस्म की चीज़ें हैं वो इनकी जानिब से भड़काई जा रही हैं। और मुसलमानों को और क्या चाहिए? मुसलमानों को तो इस तरह का माहौल चाहिए, और इस तरह का माहौल अगर मिल जाए तो ये आपस में लड़ने में या एक दूसरे को शिकस्त देने में तो ये जितनी खुशी महसूस करते हैं तो उसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। अब इसकी जानिब से ये मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो तुम्हारे लिए थ्रेट है, और ईरान अगर मौजूद रहेगा इस खित्ते के अंदर, एक पावरफुल ईरान मिसाइलों वाला या न्यूक्लियर वेपन्स वाला, तो उन जोहरी हथियारों से ना सिर्फ इसराइल को ख़तरा है बल्कि अरब कंट्रीज़ को भी ख़तरा है। तो ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं तो उस पर तमाम मुसलमानों ने चुप साध ली है कि जी अगर इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग जोहरी प्रोग्राम ईरान जारी रख सकता है तो उस पर तमाम मुसलमान ममालिक का एक ज़बान में ये मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा कि जी इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग तो ईरान को जोहरी प्रोग्राम अपना जारी रखने का हक़ है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का फतवा है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम जो जोहरी मिसाइल है
وہ نہیں بنائے گا. فتویٰ ہے, اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے JCPOA ہے, اور انہوں نے مانیٹرنگ کی, انہوں نے تسلی کی, اور خود جو تلسی گیبرڈ ہیں جو امریکہ کی DNI ہے, نیشنل سیکورٹی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں, ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ایران کوئی جوہری بم نہیں بنا رہا. انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا. اور میرا تو یہ موقف ہے کہ اگر اسرائیل جوہری بم رکھ سکتا ہے, اس دنیا کا سب سے بڑا بدماش, تو پھر ایران بھی جوہری جو بم ہے اس کو ایران کو بھی رکھنے کا حق ہے, کیونکہ ایران کو اسرائیل سے ایک تھریٹ ہے. لیکن بہرحال جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, جو DNI تلسی گیبرڈ ہیں, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہ مانوں, اور نیتن یاہو نے کہا کہ میں نہ مانوں, اور یہ مان نہیں رہے. اور ایران کے خلاف جس طرح کے اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ سامنے آئی کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے سربراہان نے جو متحدہ عرب امارات کے اندر ملاقات کی تھی, تو اس میں متحدہ عرب امارات ثالث نہیں ہے, بلکہ اس سے پیچھے ایک بڑا ثالث بھی ہے, جس نے پہلے کریڈٹ لیتا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کو بند کروایا, میں نے سربیا کوسوو کی جنگ کو بند کروایا, میں نے جوہری جنگ کو روک دیا پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو مجھے نامینیٹ کرو امن ایوارڈ کے لیے. یہ اس مرتبہ یہ نیٹو کے چیف مارک روتا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے ایک نئی جنگ کا ذکر کیا کہ میں ایک اور جنگ کا ثالث بھی ہوں, اور میں یہاں پر بھی امن کروا رہا ہوں, اور امن بہت قریب ہے. وہ کون سی جنگ کا اس نے ذکر کیا, کس جنگ کا ثالث ہے, یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. We're doing pretty well on Gaza. Steve Witkoff is here, and I think we could have something fairly soon to talk about. And we solved other one that we just seem to have, Armenia and Azerbaijan. It looks like that's going to come to a conclusion, successful conclusion. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے پاکستان بھارت کی جنگ کے درمیان ثالثی, پھر غزہ اور اسرائیل کی جنگ بندی, پھر سربیا کوسوو, اور پھر اس نے کہا, اور پرچی پڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نام بھول گیا تھا آرمینیا اور آذربائیجان کا. اس نے پرچی پر دیکھا کہ کون سے ممالک کا میں نے نام لینا تھا, آرمینیا آذربائیجان. اس نے کہا کہ میں ان کا تنازعہ بھی بند کروا رہا ہوں, اور بہت جلد ان کے درمیان امن ہو جائے گا. آرمینیا آذربائیجان کی جب جنگ ہوئی تھی تو بیٹا آپ صدر بھی نہیں تھے جب ان کی جنگ ہوئی تھی, اور رشیا نے وہ جنگ بند کروائی تھی. 9 نکاتی ان کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ رشیا کی جانب سے دستخط کروایا گیا تھا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ گیا ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ ثالثی کر رہا ہے, کیونکہ رشیا یوکرین جنگ کے اندر مصروف ہو گیا, اور آذربائیجان کی بھی کچھ ناراضگیاں ہیں روس کے ساتھ. طیارہ جو تباہ کیا گیا, چیچن فائٹرز کا نام آ رہا ہے کہ چیچن میزائل لگنے سے جو مسافر طیارہ ہے آذربائیجان کا وہ تباہ ہو گیا. پھر گزشتہ دنوں کیا ہوا کہ 2 آذری شہریوں کو جیل کے اندر ان کی موت ہو گئی, تو اس پر بھی آذربائیجان کا غصہ ہے. اور آذربائیجان ظاہر ہے کہ یورپ کا آلٹرنیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے, یورپ کے لیے رشیا کی گیس کا آلٹرنیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو آذربائیجان کو تو اس طرح کے بہانے چاہیے تھے کہ 2 شہریوں کی ہلاکت ہو گئی, اب میں تمہارے سے ناراض ہو گیا ہوں. تو آذربائیجان کی یہ ناراضگیاں ہیں. آرمینیا کی ناراضگی پرانی ہے کہ نگورنو قرباخ کی جنگ میں جو رشیا ہے, جو CSTO کا ممبر آرمینیا, اس کا رشیا نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے آرمینیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو آرمینیا کے نکول پشینیان جو ہیں وہ تو پہلے سے رشیا سے بہت زیادہ ناراض ہیں, اور اس لیے انہوں نے سر جوڑ لیے امریکہ کی ثالثی میں, یورپین یونین کی ثالثی میں, متحدہ عرب امارات کے اندر یہ بیٹھنے لگا کر بیٹھ گئے ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ پانی سر سے اوپر جانے لگا ہے, کیونکہ امریکہ درمیان میں آ گیا ہے ان کے درمیان معاہدہ کروانے. اور معاہدہ یہ ہے کہ زنگازور کوریڈور, میں نے آپ کو بتایا تھا بہت امپورٹنٹ کوریڈور ہے, اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. آذربائیجان کا یہ کوریڈور ہے جو آذربائیجان کو ناخچیوان سے ملائے گا, اور اس 32 کلومیٹر کے کوریڈور نے گزرنا ہے آرمینیا کی ٹیریٹری سے. سیونک پروونس ہے یہ آرمینیا کا, جہاں سے اس کوریڈور نے گزرنا ہے. اب جھگڑا یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے اس کو نام دیا ہے زنگازور کوریڈور, آرمینیا اس کو نام دینا چاہتا ہے سیونک کوریڈور, کیونکہ آرمینیا کی ٹیریٹری سے گزرے گا. پھر جو اس کے سارے انتظامات اور سیکیورٹی ہیں وہ آرمینیا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. آرمینیا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اتھارٹی ہو کہ میں یہ بتا سکوں کہ اس کوریڈور سے کون کون سا ملک جو ہے وہ گزر سکے گا. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں
जिस पर बहुत ज़्यादा इनके दरमियान इतनी ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि आज़रबाईजान के सरबराह की जानिब से आर्मीनिया के निकोल पेशिनियान को ये तक कह दिया गया कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बेटा मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा और ये जो सायोनिक प्रोविंस है इसको मैं हमला करके इसके ऊपर कब्जा कर लूंगा, इसलिए कॉरिडोर जो है वो अपनी टेरिटरी से गुजरने दो। अब ये लड़ाई के दरमियान में अमेरिका आ गया और अमेरिका ने कहा कि छोड़ो, न तुम्हारे पास इंतज़ाम रहेगा न इसके आज़रबाईजान के पास इंतज़ाम रहेगा, इंतज़ाम मुझे दे दो 100 साल के लिए। ये ज़ंगज़ूर कॉरिडोर जो है वो अमेरिका 100 साल के लिए लीज पर लेना चाहता है आर्मीनिया से, और ये मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, मैंने आपको गुफ्तगू सुनवा दी है, ये समझता है कि मुआहिदा बहुत जल्द तय पा जाएगा। गुफ्तगू सुनिए जो अमेरिका के सफ़ीर हैं तुर्किया के अंदर, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Turkey is in the middle of all of it, just like Azerbaijan and Armenia. You know, they're arguing over 32 kilometers of road. But this is no joke. Going on for a decade. 32 kilometers of road. So what happens is America comes in and says, okay, we'll take it over. Give us the 32 kilometers of road on a 100-year lease, and you can all share it. But these tribal points of view do not fade. We came into a pluribus unum. What does that mean? It means give up the masses for one. गुफ्तगू आपने सुनी तुर्किया के अंदर अमेरिका के सफ़ीर, जिन्होंने ये कहा कि जी आर्मीनिया आज़रबाईजान को हम ये कह रहे हैं कि ना तुम्हारी अथॉरिटी ना तुम्हारी अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी, हमें 100 साल के लिए ज़ंगज़ूर कॉरिडोर दे दो तो तुम्हारे दरमियान कोई भी झगड़ा या मसला नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जो 9 नुकाती पीस एग्रीमेंट तय पाया था आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान रशिया की सालसी में, तो उस 9 नुकाती एग्रीमेंट का नवा नुक्ता यही है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान को नाख्चीवान से मिलने के लिए अपनी टेरिटरी से कॉरिडोर गुजरने की इजाज़त देगा, और रशिया के पीस कीपर्स उस कॉरिडोर पर तैनात होंगे और मेक श्योर करेंगे कि कोई मसला जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस कॉरिडोर को लेकर कोई मसला ना हो। तो कहाँ गए रशिया के पीस कीपर्स, कहाँ गए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन? यहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 100 साल के लिए आकर बैठने वाला है। आज़रबाईजान को इस पर मैं आपको बता दूं कि कोई एतराज़ नहीं होगा। आर्मीनिया को हो सकता है कि कोई एतराज़ हो, क्योंकि आर्मीनिया अभी भी CSTO का मेंबर है, लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरह के इख्तलाफात आर्मीनिया के चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आर्मीनिया की जानिब से ये अमेरिका को ये कॉरिडोर की अथॉरिटी जो है वो आर्मीनिया की जानिब से दे भी दी जाए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, बड़ी कॉन्फिडेंट बात कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर अमेरिका अगर बैठ गया ज़ंगज़ूर कॉरिडोर पर 100 साल के लिए, तो ये है तो CSTO टेरिटरी, जाहिर है कि आर्मीनिया CSTO का मेंबर है, और यहाँ पर नेटो का दादा, नेटो का डैडी अमेरिका 100 साल के लिए अगर बैठ जाएगा तो रशिया क्या खामोशी से ये जो 100 साला मुआहदा है ये होता हुआ रशिया खामोशी से देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। रशिया का मीडिया जिस तरह की बातें कर रहा है, इवन के पुतिन को ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि जाओ आज़रबाईजान पर हमला कर दो, यूक्रेन के 4 इलाकों के अंदर तुम तो इतना फंस गए कि यहाँ से सारा कुछ, ये 4 इलाकों से ज़्यादा तो यहाँ से आज़रबाईजान के अंदर जो आर्मीनिया का इलाका है CSTO के मेंबर का, तो यहाँ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को और क्रेमलिन के अंदर इस तरह की मशावरत भी चल रही है कि जो सोवियत यूनियन थी, ये उसके कंट्रीज़ थे ना, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान है सोवियत से टूटे हुए कंट्रीज़, तो ये एक तो अलहदा हो गए, और फिर उसके बाद ये रशिया को इन्होंने निकाल बाहर किया। रशिया के पीस कीपर्स भी ये अलाउ नहीं कर रहे, और ऊपर से अमेरिका को लाकर बिठा रहे हैं 100 साल के लिए। तो ना सिर्फ ये रशिया के लिए कंसर्निंग है, बल्कि ईरान के लिए भी कंसर्निंग है। ये ज़ंगज़ूर कॉरिडोर गुजर तो आर्मीनिया से रहा है, लेकिन इस साइड पर आपको मालूम है कि चंद किलोमीटर्स के फासले पर ईरान भी है, और ईरान को पहले आज़रबाईजान से ईरान को कंसर्न्स हैं, फिर आज़रबाईजान की इसराइल से दोस्ती पर ईरान को कंसर्न्स हैं, और अब ऊपर से अमेरिका अगर बैठ जाएगा तो ये रही सही कसर जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। अगर ईरान और रशिया खामोशी से इस ज़ंगज़ूर कॉरिडोर को बनते हुए देखते रहे और इनकी जानिब से कोई एहतजाज ना किया गया, या फिर प्रैक्टिकल एहतजाज तो ये कर रहे हैं और इनकी जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रद्द अमल जो है उस तक नौबत तब आएगी अगर आर्मीनिया अमेरिका को अलाउ करता है कि ठीक है आ जाओ 100 साल के लिए बैठ जाओ। अब इसका क्या नतीजा बनता है? आने वाले दिनों में मुलाकातें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, पुरुमीद है कि 100 साल के लिए इसको लीज पर ये जो ज़ंगज़ूर कॉरिडोर है
یہ دے دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان نے پاکستان کو بھی کہا تھا کہ زنگازور کوریڈور آپ کے لیے بھی کھلا ہے۔ اب پاکستان کے لیے ٹیک اوے یہ ہے کہ اگر آذربائیجان آرمینیا کے اندر ایک راستہ کاٹ سکتا ہے، اتنا پرانا دشمن ہے، 30 سال یہ آذربائیجان کے علاقوں پر قابض رہا، تو یہ اگر زنگازور کوریڈور دے سکتا ہے آرمینیا کو، تو آپ واخان کی پٹی کے اندر اگر ایک کوریڈور پاکستان کو مل جائے، گزشتہ مہینوں تو یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ واخان ہی لے لیا پاکستان نے، اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں، تو پاکستان اگر طالبان حکومت سے بات کر کے ایک کوریڈور پر بھی بات کرے تو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے پاکستان جڑ جائے گا۔ اکنامیکلی بہت زیادہ پاکستان کے لیے فائدہ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ طالبان حکومت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ٹرانزٹ ہب بن جائے گا، جو طالبان حکومت ہے، جو افغانستان ہے، وہ ٹرانزٹ ہب بن جائے گا، کیونکہ یہ جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو سمندر چاہیے۔ ابھی یہ ایران کی طرف دیکھتے ہیں، بندر عباس چابہار کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن سینکشنز کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اب یہ وایا آذربائیجان یہ بلیک سی کے اندر جا کر اتریں گے، لیکن یہ بھی بہت لمبا راستہ ہے اور یہ یورپ سے جوڑے گا۔ ظاہر ہے کہ چائنا اور اس ایریا سے، اس ایشیا سے، جو انڈو پیسیفک کا ریجن ہے، یہاں سے جڑنے کے لیے سینٹرل ایشین کنٹریز کو ایک شارٹیسٹ راستہ یہ مل سکتا ہے، جو واخان پٹی والا راستہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں کوشش کروں گا کہ اینڈ سکرین پر دے دوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی 13 سے 16 کلومیٹر چوڑی جو پٹی ہے، یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر یہاں سے ایک کوریڈور بھی گزر جائے تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔